नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। वार छोड़ना यार, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज हम खास तौर से इस व्यवस्था के साथ आपके सामने हैं कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो संवाद सीधा होना चाहिए। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हमारे साथ इस पार भी और उस पार से भी संवाद बनाने की कोशिश, और इन सब के बीच सीमा पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, जो आवाज दिल्ली और इस्लामाबाद से आ रही है, उसके मतलब क्या निकाले जाए? दोनों के रास्ते जाते किधर हैं? और इन सब के बीच एक तरफ भारत और पाकिस्तान के समाज सेवियों को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है जी। तो दोनों तरफ, या कहें दोनों देशों के बॉर्डर पर अशांति फैली है, और वो अशांति जिसे पाकिस्तान ने शुरू किया, खत्म भारत की बंदूकों ने किया। 5 दिन तक लगातार भारत की ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान खामोश है। और इसी खामोशी से जुड़ा हमारा आज का सवाल कि क्या पाकिस्तान का इलाज सिर्फ गोलियों से ही है? इस सवाल से आगे बात जरूर होगी, और इस बातचीत से पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसके बाद हम सीधे पाकिस्तान के जियो स्टूडियो से जुड़ेंगे, जहां पर मौजूदा वक्त में 3 रिटायर्ड आर्मी अफसर भी मौजूद होंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। चार युद्ध, 2 समझौते, दसियों खूनी झड़प। पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 1947 से 2014 तक का इतिहास गवाह है कि हर बार पाकिस्तान पर यह जुमला फिट बैठा है। इस बार भी यही हुआ। सीमा पार पाकिस्तान जब फायरिंग से बाज नहीं आया, तो भारत को पाकिस्तान के मुंह पर इतने गोले दागने पड़े कि उसे बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ तक जाना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान को बचाने कोई नहीं आया। आखिरकार पाकिस्तान की बंदूकों को कल रात से सांप सूंघ ही गया। ये बयानबाजों की बोली चलने वाली नहीं है, जवानों की गोली चलने वाली है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। पिछली बार पाकिस्तान ने इसी साल जून जुलाई में 45 दिन तक सीमा पार से फायरिंग की, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 5 दिन में ही भरपेट सबक मिल गया। ये देखिए पाकिस्तानी मीडिया में कैसे पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें पेश की जा रही हैं। के बावजूद भारतीय जहरियत जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल बान की मून का कहना। इस बार भारत के जवाब में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात थी भारत के तेवर। भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ बंदूक से जवाब देना ही ठीक समझा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी पाकिस्तान पर एक लाइन से गरज रहे थे। सरकारें इससे पहले भी गरजती थी, लेकिन सरकारों का गुस्सा टीवी पर इस तरह दिखाई नहीं देता था। बहादुर जवानों ने सही जवाब दे दिया है भाइयों बहनों। यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो हमारे सेना के और हमारे बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपको मैं भरोसा दिलाकर मैं जाना चाहता हूं। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। इस बार पाकिस्तान से न फ्लैग मीटिंग हुई, न हॉटलाइन पर बात हुई, न राजदूतों को संदेश दिए गए। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हुई, बारूद और बंदूक की। नतीजा पाकिस्तान खामोश है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान से सिर्फ बंदूक की भाषा में बात किया जाए, और अगर हाँ, तो अब पाकिस्तान के साथ भारत आगे कैसी रणनीति अपनाएगा? आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के तमाम जो आर्मी अफसर हैं उनसे हम थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। कुछ तकनीकी वजह है जो तुरंत नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन सवाल इन सब के बीच एक यही है, जिस रास्ते पर लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन, और इन सब के बीच इस्लामाबाद से जो आवाज़, और भारत में भी राजनेताओं ने जिस तेवर और तल्खी के साथ जवाब दिए हैं, ये दोनों रास्ते किधर जाते हैं? मेजर जनरल अशोक मेहता हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ हैं। अशोक मेहता साहब, एक सवाल हर जहन में है, क्या वाकई हालात युद्ध के बन चुके थे? बिल्कुल नहीं। ये मेरा ख्याल मीडिया की तरफ से और कोई जो अपने आप को स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट मानते हैं, उनका कहीं कहीं बयान आया है, लेकिन ये युद्ध की बिल्कुल हालत नहीं थी। ये एक रूटीन तो नहीं, लेकिन
एक सीज फायर का उल्लंघन हुआ। ऐसा उल्लंघन 2003 के बाद जिस इंटेंसिटी से हुआ, जिस ज़ोरदारी से हुआ, और उसके मुताबिक ये काफ़ी सीरियस था। दूसरी दो बातें ये हैं कि ये पहली मर्तबा था कि सिविलियन टारगेट्स कि सिविलियंस को टारगेट बनाया गया, और तीसरी बात ये है कि जिसने फायर शुरू किया उसी ने फायर को बंद किया, यानी कि पाकिस्तान ने फायर शुरू किया और पाकिस्तान ने फायर को बंद किया जब उसके जो मुद्दे थे, जो उसका मकसद था फायर शुरू करने में, जब उसने समझा कि उसके वो मकसद पूरे हो गए हैं और नुकसान दोनों साइड पे हुआ। 15-16 सिविलियन आपने एक बात की कि जिसने शुरू किया उसी ने आखिर में रोकना पड़ा उसे। जेडी बख्शी साहब, क्या वो टेस्ट हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से, टेस्ट किया जा रहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को या भारत में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके मद्देनजर? देखिए, बहुत देर से हमने एक पैटर्न देखा है पाकिस्तान में कि जब भी भारत की तरफ से कोई आउटरीच की जाए, कोई पीस टॉक्स का इनिशिएटिव लिया जाए, खासकर सिविलियन सरकार से, तो पाकिस्तान की फौज जो है खलबला कर उसका वहाँ पे बिल्कुल उल्टा पहिया चलाने की कोशिश करती है। और इस बार भी उसने सीज फायर के पे ताबड़तोड़ फायर शुरू कर दिया। उसने इन्फिल्ट्रेशन की दर्जे हरारत बढ़ाने की कोशिश की और पुरजोर कोशिश कर रहा है डीप स्टेट पाकिस्तान में यहाँ पे एक कोई टेररिस्ट इंसिडेंट्स को अंजाम देने के लिए। तो हमने देखा है कि जब भी सिविलियन गवर्नमेंट टू सिविलियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता है तो पाकिस्तान की फौज बीच में पुरजोर अड़ंगे डालती है। और इस बार तो पाकिस्तान की फौज ने तकरीबन नवाज शरीफ साहब का तख्ता हिलाकर ही रख दिया पाकिस्तान में। आप जानते हैं किस तरह क्वादरी साहब को और इमरान खान साहब को उनके पीछे छोड़ दिया गया है। जेडी बख्शी साहब, एक बात बताइए, कुछ देर में पाकिस्तान के आर्मी अफसर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन एक सवाल हर जहन में है कि इस दौर में एक पाकिस्तान की तरफ से एक बयान भी आया कि दोनों स्टेट परमाणु हथियारों से लैस हैं। ये जो संकेत, ये करगिल के दौर में भी एक बार संकेत आए थे, ये मैसेज क्या होते हैं खासतौर से सेना के लिए और सरकारों के लिए? देखिए, ये पाकिस्तान की गीदड़ भभकी बहुत पुरानी है। मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि 3 महीने तक कारगिल का युद्ध चला। प्लीज बताइए कितने एटम बम दिल्ली के ऊपर या कहीं और गिरे? ये सब गीदड़ भभकी है जो पाकिस्तान बहुत देर से अब दे चुका दुनिया भर को। और मैं नहीं समझता कि हमें या पाकिस्तान खुद इसको सीरियसली लेता है। क्या पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो जानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो उनकी तो जून खत्म हो जाएगी। 1/5वां हिस्सा है पाकिस्तान हमारे लैंड मास का, और उसमें अगर बराबर के न्यूक्लियर वेपन गिर गए तो पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। चलिए, ये सारे सवाल जो है हम बात करेंगे, चूंकि हमारे साथ लाहौर से जुड़ जाएंगे जियो टीवी के एडिटर हामिद मीर, और उनके साथ वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम होंगे, एयर वाइस मार्शल शहनाज चौधरी होंगे, और साथ ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब भी होंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद सीधे चलेंगे पाकिस्तान के साथ, और उन सब के बीच टटोलने की कोशिश होगी इस सीज़फायर को उल्लंघन का मतलब है कि तकनीकी गड़बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन जैसे ही चेहरा दिखाई देने लगेगा वैसे ही चलेंगे पाकिस्तान। एक सवाल उससे पहले अशोक मेहता साहब, क्या ये वाकई जिस बात का जिक्र कर रहे थे जेडी बख्शी साहब, जो बार बार आता है कि परमाणु बम से दोनों देश लैस हैं, और जब परिस्थितियां खराब होती हैं दोनों देशों के बीच तो पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है उस दिशा में, और अमेरिका तक दबाव बनाता है आप शांति बनाए रखें? ये सीरियसनेस होती है या ये एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है कि आप इसको इस रूप में स्ट्रेटजिकली लेकर आए? पहले ये कहा जाता था कि कश्मीर को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता था, द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ, द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरियाज। तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रैक 2 पर काफ़ी बातचीत
हो चुकी है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन, यानी कि परमाणु हथियार की काबिलियत की, हथियारों को सिर्फ सिग्नल करना, जैसे अभी पाकिस्तान ने सिग्नल किया कि हम दोनों परमाणु देश हैं, तो आप मुंह तोड़ जवाब की बात ना करें। जब हम जवाब सब भी लेंगे, जुड़ रहे हैं, अब सीधे चले चल रहे हैं। हामिद मीर साहब जो कि जियो टीवी का एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हामिद मीर साहब, यहां से आपका बहुत बहुत स्वागत हो रहा है कि आपका स्वागत है, लेकिन एक सवाल हर ज़हन में हम लोग संवाद शुरू करें। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान में मीडिया में छाया हुआ है जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो रहा है और इस पार या उस पार से जो भी गोलियां लगातार चल रही हैं, वहां की मीडिया में क्या आलम है? जी, हमारा जो मीडिया है, हमारा मीडिया जो है वो यही बता रहा है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त फायरिंग का तबादला नहीं हो रहा, बल्कि ये जो सियालकोट और जम्मू का सेक्टर है, वर्किंग बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे हो रहा है। और ईद के दिनों में ये लड़ाई शुरू हुई है और हमारा मीडिया जो है उसने ये दिखाया है कि किस तरह जो पाकिस्तानी साइड पर बेगुनाह देहात के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, औरतें, बच्चे, वो मारे गए और ईद की नमाज भी बहुत सी जगह पे अदा नहीं की जा सकी। और यहाँ पर हमारे मीडिया में यही सवाल ज़ेर बहस है कि ये ईद के दिनों में ऐसा क्या हुआ, क्या इसकी वजह ये है कि जो भारत के नए प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी पार्टी बहुत से बाई इलेक्शन हार गई है और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी होने वाला है, शायद वो वहाँ पे दोबारा अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं या इसका ताल्लुक उनकी अमेरिका यात्रा के साथ है। तो बहुत सी बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। आप जो आपके साथ एक्सपर्ट्स हैं उनका तारुफ करवा दें, क्योंकि हमें उनके बारे में फिलहाल नहीं पता। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता साहब हमारे साथ हैं और जो हमें जानकारी। और आपके साथ वहां पर कौन कौन मौजूद हैं हामिद मीर साहब? जी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। ये तीनों जो हैं ये पाकिस्तान के बहुत मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट हैं और यहाँ का जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इनके आर्टिकल वगैरह भी शाया होते हैं। तो जो सवाल आपने मुझसे किया था वही सवाल अमजद शुएब साहब, आप उसका क्या जवाब देंगे? जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन है, इसकी वजह, बैकग्राउंड क्या आपको नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि यहाँ भी मीडिया में ये डिस्कशन काफ़ी दिनों से चलती रही कि आखिरकार हुआ क्या ऐसा कि ये अचानक एक जंग की सूरत पैदा हो गई। और इसमें पहली दफ़ा जो सिचुएशन हमें नज़र आई वो ये कि सिविलियन आबादी के ऊपर बड़ी हैवी किस्म की गोलाबारी हुई है, जो कि पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। और अगर गोली लग गई, कोई स्ट्रे बुलेट कहीं चले गई, किसी सिविलियन को लग गई तो वो चीज़ तो समझ में आती है, लेकिन ये बाकायदा इसमें मोटर शेलिंग की गई जिसकी वजह से मकान भी तबाह हुए और काफ़ी सारी आबादी, लोग ज़ख्मी हुए। तो ये एक बहस चलती रही कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है कि ये इतना इसको यहाँ इस लेवल तक की एक वायलेशन हुई है। इस पे जो मैंने हिंदुस्तान के अखबारात में बात चीज़ें देखी उस पर भी बहस हुई। उसमें मसलन जिक्र आया कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की कोई कोशिश की गई है और फिर एक खबर में यह भी बताया गया कि 17 के करीब इन्फिल्ट्रेटर्स मारे हैं। अब बात यह है कि ये इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, पहली बात तो एक बॉर्डर के ऊपर अब इतनी ज़बरदस्त फेंसिंग की हुई है इंडिया ने, जो कि असूलन मुतनाज़ा इलाके में की नहीं जा सकती, लेकिन बाहरसूरत इस किस्से को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिएक्शन नहीं किया। और वो फेंसिंग ऐसी है कि उसमें से किसी का इन्फिल्ट्रेटर वगैरह का गुजरना वो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात आ जाती है कि जम्मू और सियालकोट सेक्टर पे ये सारी वायलेशन हुई और इतना वहाँ पे कोराम मचा। सियालकोट से अगर आप जम्मू की तरफ देखें तो जम्मू एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पहले भी कभी इंसर्जेंसी नहीं रही और वहाँ पे किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन वगैरह का तस्वर वैसे भी ना पहले था ना आज है। और फिर जो 17 लोग जिनकी बात की गई वो लाशें किधर गई कि उनको मारा वहाँ पे। तो ये चीज़ समझ से बालातर थी कि अगर आप एक इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं
और वो ऐसी जगह के ऊपर आयद कर रहे हैं जहां उसका कोई जवाब नहीं बनता, जहां उसकी कोई टेक्निकल वैल्यू नहीं है, जहां उसकी कोई किसी किस्म की कोई सिचुएशन के साथ हामिद मीर साहब, ये जो सवाल कुछ उठे हैं मेरे ख्याल से वहां से उसके जवाब हमें लगता है यहां से हम लोग जोड़ते चले, एक संवाद बने। हमारे साथ चूंकि जनरल अशोक मेहता मौजूद है स्टूडियो में, दो सवाल निकल कर आ रहे हैं जो उठाए हैं जशीद साहब ने वहां पर। एक है कि जम्मू के इलाके में घुसपैठ होती नहीं है और जो बाउंड्री है वो इतनी जबरदस्त है कि वहां से चीजें हो नहीं सकती हैं जिसका जिक्र हो रहा है। यानी पहला संकेत है पाकिस्तान की तरफ से वहां से शुरुआत नहीं हुई, फेंसिंग है वहां पे, फेंसिंग है, वहां से शुरुआत नहीं हुई। ये पहला जवाब वहां से आ रहा है। नहीं, देखिए, इलाके का मतलब नहीं है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान उसको वर्किंग बाउंड्री कहता है। वो 190 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का जो एरिया है, पाकिस्तान उसको नहीं मानता, वो कंटेस्टेड है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है उसके लिहाज से। लेकिन अगर वो बात को छोड़ दी जाए, फायरिंग चाहे जम्मू में शुरू हुई हो या श्रीनगर में, पॉइंट ये बनता है कि शुरुआत क्यों की और किस वजह से की। और ये इसमें किसी को कोई आदेश नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का मुद्दा इस समय क्या है, कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना। और चाहे वो फायरिंग जम्मू में हो या पीर पंजाल के नॉर्थ पे हो, उस इलाके में उसका कोई मीर साहब एक सवाल वहां से जिस रूप में आया, हमको लगता है वहां से आपको एक चीज जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के दर्शक इसे देख रहे हैं। पहला मैसेज ये आ रहा है कि जो वहां पर कहा जा रहा है वो यहां पर भी कहा जा रहा है, जिसका जिक्र आपने किया, जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट जनरल शोएब साहब ने किया। सवाल अब इसके आगे बढ़िए, जो जिक्र यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे और आज भी उन्होंने भाषण में किया, और जो जिक्र वहां से निकल कर आया नवाज शरीफ के जरिए कि आप हमें कमजोर ना समझे, ये मैसेज क्या है? ये क्या युद्ध की तरफ जाता मैसेज है, वायलेंस और होगा इसका मैसेज है, गोलीबारी जारी रहेगी इसका मैसेज है, ये मैसेज क्या है? ये देखें, अभी तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो जो मोदी साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मई में, उसमें गए थे और उसके बाद कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो फॉरेन सेक्रेटरी के जो मुज़ाकरात थे, वो मुज़ाकरात जो है वो भारत की तरफ से उनको सस्पेंड किया गया, पाकिस्तान ने सस्पेंड नहीं किया। और उसके बाद ये जो फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। मैं चाहूँगा इस पर एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब जवाब दें कि ये जो अशोक मेहता साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल हाईलाइट करना चाहता है कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर में फायरिंग की है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो हाईलाइट करना है वो डिपेंडेंट होता है पाकिस्तान और भारत के अपने मामलात के अंदर। पहले जब ये शिमला के बाद और शिमला में ये फैसला किया गया कि भारत और पाकिस्तान आपस में बैठ के इस मसले को हल करेंगे, इंक्लूडिंग कश्मीर मसला, तो उस वक्त तक, जब तक हमारा कॉम्पोजिट डायलॉग रहा, उस वक्त तक पाकिस्तान ने इस मसले को, क्योंकि बातचीत जारी थी इस मसले के ऊपर, इसको कभी रेज नहीं किया। जब भारत ने अपना ताल्लुक तोड़ लिया पाकिस्तान के साथ, तो फिर पाकिस्तान को बहालत मजबूरी ये कहना पड़ा, दुनिया को बताना पड़ा कि एक ऐसा मसला जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान में एक कोर इशू है, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, जो कि हमारी बोन ऑफ कंटेंशन है, और जो कश्मीरियों का एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जो कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जाके जनरल असेंबली में जिक्र किया, जिसका मुझे यूँ लगता है कि जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसका जिक्र किया तो कुछ नागवार गुजरा भारत को कि क्यों इस मसले को हाईलाइट किया गया है, क्यों मसले को उठाया गया है, जबकि हमारे यहाँ तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम इस मसले को इस लेवल पर नहीं उठाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि जब आप बातचीत बंद कर देते हैं किसी दूसरे के साथ, और वो जो अमल है जिसके थ्रू रिजॉल्व करना है वो नहीं हो रहा होता, तो फिर दोनों ममालिक अपने अपने तौर पर अपने इशूज़ को हाईलाइट करते हैं। दूसरा ये सवाल उठाया गया कि क्या जंग की तरफ तो नहीं खुदा न खास्ता हम जा रहे। देखिए, जब आप LOC से हट के वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त, और इंटरनेशनल बॉर्डर हमारी तरफ है, उनकी तरफ LOC ही है, क्योंकि कथुआ तक, माधोपुर तक
मकबूजा कश्मीर है और वहां पे इसलिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल को उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये मामला, इसका मतलब है कि आप हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे सेटल्ड एरियाज में हमले कर रहे हैं, तो ये वाकई में एक स्टेप आगे है। यू आर अपिंग द एंटी, ये हमारे यहाँ इस तरीके से लिया जा रहा है और ये बड़ी खतरनाक बात है दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान में कि इस किस्म के रास्ते को इख्तियार किया जाए। अच्छा वाजपेयी साहब, अब ये जो आपने एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब की बात सुनी है, तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशंस में बहुत जोरदार तरीके से कश्मीर का जिक्र किया, तो उस पर आपकी सरकार खुश नहीं है और उसने पाकिस्तान को सजा देने के लिए ईद के दिन पाकिस्तान के जो बेगुनाह शहरी हैं उन पे फायरिंग की, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? जेडी बख्शी साहब जवाब दीजिए। माफ कीजिए, मुझे खुशी है कि एयर मार्शल चौधरी साहब ने अभी शरेआम इजहार किया है कि फायर की असली वजूहात क्या है। देखिए साहब, आप कह रहे हैं हमने बातचीत तोड़ी और जवाब में आप दुनिया को जताना चाहते हैं कि बायलैटरल डायलॉग बंद है, इसलिए हम मामले को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। इंटरनेशनलाइज करने का मोटिव आपके पास है, मतलब फायर खोलने का मोटिव दो टूक लफ्जों में आपका है, हमारा नहीं है। और यही हमने जमीन पे होते देखा कि आपकी फौज ने, आपके रेंजर्स ने जो इंटरनेशनल वर्किंग बाउंड्री जो है वहां पे फायर खोला है। और सबसे जो खराब बात हमें लगी है, जो हमारे देश को चुभी है, कि इस बार बड़ा स्पेसिफिकली हमारे रिहायशी इलाके टारगेट किए गए हैं। और अगर आपको रंजिश है, हमें भी रंजिश है कि हमारे बीएसएफ के जवान सब कुछ होते हुए भी एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर वो ईद की मिठाइयां लेके आपके रेंजर्स को मिलने गए थे, उन्होंने साफ लेने से मना कर दिया और ताबड़तोड़ फायर करके रिहायशी इलाकों पर जवाब दिया। बहुत सारा वहां पे जानी माली नुकसान पहुंचाया, सिविलियन इलाकाओं में, सिविलियन घरों में, औरतें बच्चों के ऊपर। ये कोई जंग का तरीका नहीं है। आप इंटरनेशनलाइज भी मुद्दा करना चाहते हैं तो कम से कम कोई तरीके होते हैं जो कि आपकी फौज बिल्कुल जो है उनको नजरअंदाज कर रही है। मीर साहब, और आप मजबूर मीर साहब, हमें लगता है एक चीज जाननी होगी कि क्या ये सीज फायर के दौरान जिस तरीके से गोलियां चली, गोलीबारी हुई, ये इंटेंसिटी सिर्फ ज्यादा थी या वार की तरफ बढ़ते हुए कदम थे और इन सब के बीच न्यूक्लियर स्टेट होने की परिस्थिति दुनिया के सामने लाने देने की स्थिति पैदा की गई? था क्या ये? अच्छा, इस पे मैं कहता हूं जनरल कयूम साहब आप जरा रिस्पॉन्ड करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूं कि आपने इस फोरम पे मुझे बुलाया और फिर मुझे इसकी भी खुशी है कि इंडिया के लोग हमारी बात सुन रहे हैं और हम इंडियन डिफेंस एनालिस्ट की बातों से भी मुस्तफीद हो रहे हैं। तो वी वुड लाइक टू लिसन टू देम एंड सी कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ना वर्किंग बाउंड्री पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ये सिम्पटम्स हैं एक बड़े इशू के जिसकी बड़ी गहरी जड़ें हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है, ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर उस पर ह्यूमन लाइव्स का लॉस हुआ है। अगर इंडिया की तरफ भी हुआ है तो वो भी काबिल अफसोस है। हम सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ नहीं करना चाहते, चूँकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जनेवा अकॉर्ड के सिग्नेटरी हैं और उसकी जो कन्वेंशन नंबर 4 है 1949 में साइन हुई, उसमें यही था कि सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाया जाएगा। तो ये एक वायलेशन है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पिछली बकरा ईद के ऊपर भी ऐसे हुआ था, रमज़ान की ईद से भी थोड़े पहले ये टेंशन हुई थी। तो इसलिए यहाँ लोग इस सोचने पे मजबूर हैं कि शायद हमारा एक त्यौहार है और उसके ऊपर एक बंदा सुबह नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, उसके 2 बच्चे घर में कत्ल हो जाते हैं या मर जाते हैं मार्टर के गोले से, तो वो एक सफ़े मातम। और फिर वो लोग हुकूमत से पूछते हैं कि जी आप हमारी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते क्या? तो मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान को अपने जो बुनियादी हमारे डिफरेंसेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। ये जो वायलेशंस है ये माजी में होती रही हैं, अब भी हो रही हैं और मुस्तकबिल में भी हमारी सारी कोशिशों के बावजूद ओकेजनली होती रहेंगी, चूँकि इसके ऊपर अनमोगे की। और फिर अनफॉर्चुनेटली देखें, हम कहते हैं कि आपके साथ फ्लैग मीटिंग करते हैं, बैठ के बात करते हैं, आप वो नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर के 39 ऑब्जर्वर्स हैं, उनको बुला लें, वो कोई फैसला कर दें और बताएं कि कौन जिम्मेदार है। अगर हमारा कोई लोकल कमांडर या किसी फौजी ने ट्रिगर हैप्पी किया कहीं हुआ या किसी सिविलियन ने कोई किया तो हम उसको विल टेक देम टू टास्क, लेकिन आपको वो भी मंजूर नहीं है।
आप बात भी नहीं करना चाहते, आप यूएनओ को भी नहीं मानते, आप इशू को तरफ भी नहीं जाते, तो फिर ये टेंशन जो है कैसे खत्म होगी? और दुनिया की आबादी का 25-30% साउथ एशिया में रहता है। इंडिया में भी गुर्बत है, पाकिस्तान की हालत भी मुआशी लिहाज से अच्छी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अभी हम 21वीं सदी के अंदर है, अभी लोग नैनो टेक्नोलॉजी की और नॉलेज का एक रेवोल्यूशन है, हमें आगे चलना है। तो क्या हम इन चीजों के ऊपर अपना अच्छा, क्योंकि हम जिस एरिया में ये फायरिंग हुई है, तो जैसे कि जनरल कयूम साहब ने कहा कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो सिविलियंस हैं वो इसका निशाना बने हैं। जरा हम आपको कुछ छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, कुछ औरतें वो क्या बता रही हैं हमें। प्रॉब्लम है। जी वाजपेयी साहब जी, आप क्या कहेंगे कि जैसे कि जनरल कयूम साहब ने कहा कि सिविलियंस को टारगेट करना जो है ये जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन है, तो क्या ये जो जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन है इस पर पाकिस्तान और इंडिया के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो आपस में उनको बातचीत नहीं करनी चाहिए? हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब भी जुड़ चुके हैं। राज कादियान साहब, मेरे ख्याल से एक जटिलता है भरोसा नहीं है, दूसरी जटिलता है किसने शुरुआत की इसको लेकर उलझन है, और तीसरी है कि दोनों की तरफ से जो रिपोर्ट्स हम और हामिद मीर साहब बात कर रहे थे, यहाँ जो सवाल थे कि नवाज शरीफ मुश्किल है, वहाँ वो सवाल छप रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुश्किल में है। ये रास्ता सीमा पर मौजूद सैनिकों के पास किस रूप में जाता है, और जो जिसका जिक्र हुआ है दोनों तरफ से अगर रिहायशी इलाकों में लोग मारे गए हैं, ये संकेत क्या है? देखिए, रिहायशी इलाकों में फायर करना तो पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया है, अगस्त में भी इन्होंने किया था। वो बॉर्डर का हिस्सा जिसको ये वर्किंग बाउंड्री मानते हैं, क्योंकि एक तरफ J&K का हिस्सा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी पंजाब का है, तो ये तो कोई पहला मौका नहीं, वो इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर लड़ाई करने सिपाहियों से करें आप। दूसरी बात रही, ये जो मैं कुछ पहले वाले नहीं, लेट आया हूँ इसलिए नहीं सुन पाए, ये जो न्यूक्लियर की बात बीच बीच में लाते हैं जी। पहली बात तो दुनिया में किसी को दिलचस्पी नहीं कश्मीर की प्रॉब्लम में, वो तो साफ जाहिर था जब नवाज शरीफ साहब पता नहीं कितनी बार पहले UN जनरल असेंबली में बोल चुके हैं, इस बार फिर ये मुद्दा उठाया तो कौन सुन रहा था वहाँ पे। तो ये तो इन्होंने एक हवा कर रखा है इंटरनेशनल वाला। दूसरा, ये जो न्यूक्लियर की बार बार लाते हैं, ये तो ना समझे की बातें हैं, गैर जिम्मेवारी की बातें। आज तक दुनिया में किसी दो न्यूक्लियर देशों के बीच में लड़ाई नहीं हुई है। ये तो कारगिल में भी थे न्यूक्लियर वेपन इनके पास, तो ये कहीं ना कहीं इनका ये बलून पंक्चर करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि एक न्यूक्लियर वेपन लेके बैठ गए तो कुछ भी दिल चाहे वो करें। बलून पंक्चर करना पड़ेगा मतलब ये इनकी वो हवस निकालनी पड़ेगी, जो डर बार बार देते हैं। अगर ये करना चाहते हैं खुदकुशी तो जरूर करें न्यूक्लियर अटैक, लेकिन इनको भी पता है ये पाकिस्तान अभी तक जो भी गलतियां करे खुदकुशी का कोई इंडिकेशन नहीं दिए। अगर वो ये करना चाहते हैं तो न्यूक्लियर की तो बात छोड़ देनी चाहिए इनको। हम छोटा छोटा जवाब ले लेते हैं हामिद मीर साहब, क्योंकि हमको लगता है उसके बाद वहां से जवाब आए, क्योंकि यहाँ जो मैसेजेस है, क्या ये युद्ध के मैसेज हैं जिस तेवर और क्योंकि कहा जा रहा है जवाब देना चाहिए। मैं नहीं समझता इसको जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको पेश किया था उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर परमाणु देश हैं। इससे एक छोटा सा सिग्नल दिया गया, लेकिन मैं इसको न्यूक्लियर सिग्नलिंग नहीं मानता। लेकिन जो मुख्य बात जो हुई है कश्मीर के मसले के बारे में, पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि 71 साल की लड़ाई के बाद शिमला एग्रीमेंट का जिसको पाकिस्तान ने स्वीकार किया, वो बायलैटरल डायलॉग था, और 7 साल तक 2003 से लेकर 2008 साल तक कश्मीर का मुद्दा कभी नहीं उठा यूनाइटेड नेशंस में, और कश्मीर का मसला भी हल हो रहा था, बहुत करीब पहुंच गए थे, हम सबको मालूम है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि कश्मीर जो खास मुद्दा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी।
ज़रूर हो रही थी, लेकिन जब आपने मुंबई 2008 में छेड़ दिया, आपने वहां से डायलॉग बंद होता है, दिया, तो टर्निंग पॉइंट, वहां से वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्योंकि वो खुद कहते हैं, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर। ये जवाब हमको लगता है उधर से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। जी हामिद मीर साहब। अच्छा वाजपेयी साहब, जी वाजपेयी साहब इधर से जवाब ले लेते हैं। वैसे मैं ये बता दूं कि जो अफगान तालिबान है उनको अमेरिका दहशतगर्द कहता है, लेकिन उनके साथ बातचीत भी करता है अमजद शुएब साहब। जनरल अमजद शुएब साहब, अशोक मेहता साहब कह रहे हैं कि 2003 से लेकर 2008 तक जब मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में सदर थे तो कश्मीर का इशू जो है वो यूनाइटेड नेशंस में हाईलाइट नहीं किया गया, और वो ये भी इससे पहले ये भी कहा गया है कि ये बात कह के हमें डराए ना कि दोनों कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर पावर हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। देखिए बात यह है कि जब दोनों न्यूक्लियर पावर्स आपस में जंग लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं किसी का थ्रेशोल्ड आ जाएगा जहां उसको इस्तेमाल करना होगा, और ये चीज पाकिस्तान बार बार कह चुका है। कहने की बात यह थी जब डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमें दोनों मुल्कों को एहतियात करनी चाहिए। आप किसी असेसमेंट की, गलत असेसमेंट की वजह से भी कर सकते हैं कि आप उस थ्रेशोल्ड को अपने को क्रॉस समझें, या वाकई वो थ्रेशोल्ड आपका क्रॉस हो जाता है तो आप उस तरफ चले जाते हैं। दोनों सूरतों में दोनों मुल्कों के लिए वो तबाही का एक पैगाम है। और अगर ये कहा गया कि दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं और इन्हें इस बात को जहन में रखना चाहिए, तो इसमें बुराई नहीं है। इसमें एक मोहतात एहतियात का एक रास्ता बताया गया है कि हमें अपने मामलात को इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि हम कहीं किसी और तरफ जा निकलें। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात जो हम अभी कर रहे थे कि कश्मीर का मसला नहीं उठाया गया, कश्मीर का हल करीब था। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि इतने अरसे में, जबकि 67 साल हो गए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मारज़ वजूद में आए, कश्मीर का मसला किसी न किसी चीज की वजह से तातुल का शिकार होता रहा है। हालांकि इन सारे मसाइल का जो आज आप LOC पे देख रहे हैं, इनका हल तो ये था कि आप हर चीज को छोड़ के कश्मीर को पहले हल करते, ताकि आपके अंदर जंग का जो बहुत बड़ा एक इशू है जिसकी वजह से आप इन खतरात से दो चार हैं, वो खत्म हो जाता। लेकिन मुझे अर्जेंसी नजर नहीं आई, और उसकी मिसाल है कि अब जैसे हमारे एम्बेसडर ने वहां पे बात की, जो कि वो उससे शबीर मलिक से या इससे शबीर शाह से, तो आप देखें कि उसको खत्म कर दिया। वो भारतीय मीडिया में भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि ये तो कश्मीरियों की, अगर आपने कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज करनी है तो कश्मीरियों से मुशावरत इंडिया तो करता है, वहां पे उनके पास है, हमें भी मुशावरत करने का मौका चाहिए ताकि हम करते रहें और उसके मुताबिक को फैसले के नतीजे पे पहुंचे। वो नहीं हुआ। अब जो इस वक्त हुआ है किस्सा, अगर इसको ये कहा जाए कि हम इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहते तो हमने तो वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कर दी थी। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वाजपेयी साहब की तकरीर की तरफ। वाजपेयी साहब ने वहां फरमाया, वाजपेयी नहीं, मोदी साहब की तकरीर, मोदी साहब ने वहां ये फरमाया कि हम पाकिस्तान से बातचीत हर मौजू पे करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपना रवैया बेहतर करना होगा। तो मेरा ख्याल यह है कि आज हमारे ऊपर इल्जाम धर के, इल्जाम तराशी करके, गालिबन मोदी साहब दुनिया को यह बताना चाहते थे कि इनका रवैया ठीक नहीं हुआ, इसलिए हम फिर बातचीत नहीं करने के तैयार। तो जो स्ट्रेटजी इंडिया ने अडॉप्ट की थी कि वो बातचीत को अल्तवा में रखें और तूल देते रहें, जब कभी शायद पाकिस्तान भूल जाए या कोई और रास्ता निकल आए, तो मैं समझता हूं ये उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था कि आज आप दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये काम हुआ है, लिहाजा बातचीत अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं मार्शल साहब? मैं ये कह दो पैगाम आ रहे हैं इंडिया की डिस्कशन से या उनके डिफेंस एक्सपर्ट से। एक तो ये कि कश्मीर को मुद्दा ना कहा जाए। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर इशू है ही नहीं, कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और 12 बल्कि एक रेड लाइन डिटर्मिन की गई पिछले 3-4 दिनों के अंदर, जब से ये LOC और वर्किंग बाउंड्री का मामला शुरू हुआ, कि अगर आप कश्मीर की बात उठाएंगे कहीं पे तो हम फिर ना सिर्फ ये कि आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, हम आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे। तो इसलिए कश्मीर को आप वो लोग इशू मानने से इनकार कर रहे हैं। दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि वो जब वर्किंग बाउंड्री के अक्रॉस LOC है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर तस्वर करते हैं, जो कि मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है, तो इसका मतलब यह है कि वो कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड स्टेटस है उसको क्वेश्चन करते हैं। तीसरा, वो न्यूक्लियर का बार बार लेके आते हैं कि न्यूक्लियर का ये एक ब्लफ है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दे आर लुकिंग फॉर स्पेस, और वो समझते हैं कि लिमिटेड वॉर की या प्यूनिटिव एक्शन की स्पेस एग्जिस्ट करती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। मैं अपने तौर पे, और वो मुझसे मेरे साथी हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो कोल्ड स्टार्ट की शक्ल में आए, चाहे प्रोएक्टिव ऑपरेशन की शक्ल में आए, चाहे IBGs की शक्ल में आए, मैं यकीन से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई एडवेंचरिज्म जो होगा, ये थ्रेट नहीं है। मैं आपको अपने प्लान्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, उसका वैसा ही जवाब, मैचिंग जवाब पाकिस्तान की तरफ से आएगा। ये कहना कि हम उस एस्केलेशन लेडर पे नहीं चढ़ेंगे, बिल्कुल ही एक फेलिशियस और गलत किस्म की सोच है। अब मेरा ख्याल है कि इस सोच को इंडिया के अंदर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम गाहे चढ़ते रहेंगे और स्लिपरी स्लोप पे जाते रहेंगे। आप ये पैगाम दे रहे हैं चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है, अगर वो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ एक लिमिटेड ऑपरेशन करता है तो वो और चीज है, अगर इंडिया कोई अटैक करेगा तो कोई और चीज होगी। एग्जैक्टली मतलब ये समझने की बात है कि देखिए अमेरिका के साथ रिस्पांस अमेरिका और हमारा आपस में एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है रिस्पांस ले लें। जी बिल्कुल, हम इस पर रिस्पांस ले रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, शहजाद चौधरी साहब ने बड़े वाज़ेह, बड़े साफ अल्फाज में कहा। जी बिल्कुल, जीडी बख्शी साहब, लिमिटेड वार की सिचुएशन भी उस थ्रेशोल्ड पर पहुंच सकती है, कॉपरेशन ना हो, बातचीत ना हो, स्थिति बिगड़ सकती है। जीडी बख्शी साहब, कश्मीर का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान के दखलंदाजी की बात हो, रास्ता कहां जाएगा? ये जीडी बख्शी साहब, हमें लगता है साफगोई इसके साथ अब चीजें आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एयर मार्शल चौधरी साहब का थोड़ा जवाब देना चाहूँगा। बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने करी। मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल मामलों में हम प्रेसिडेंट्स, ऑपरेशनल प्रेसिडेंट्स पे जाते हैं। 3 महीने कारगिल का युद्ध चला, 3 महीने हमने कोई एटम बॉम्ब चलते नहीं देखे, दोनों तरफ से धमकियां अलग हैं। बात यह हो गई है कि एटम बम की धमकी दे देकर आप कश्मीर के मुद्दे को सेटल करना चाहते हैं जबरदस्ती, अपनी मर्जी के मुताबिक, तो ये धमकी कुछ देर तक चल सकती है, उसके आगे नहीं। कारगिल ने साफ जाहिर किया है, देयर इज स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर बिटवीन द स्पेक्ट्रल एंड्स ऑफ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर। जहां तक न्यूक्लियर स्टेट होने का सवाल है, नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन वो डिसफंक्शनल स्टेट हो गई है, और हमने देखा है कि सिवाय अपना न्यूसेंस बना के वो और कुछ नहीं कर सकती दुनिया का जो है अपना तरफ तवज्जो अट्रैक्ट करने के लिए। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान उस रास्ते नहीं जाएगा कि अपने आप का न्यूसेंस बनाए ताकि दुनिया उसकी तरफ तवज्जो दे। माफ कीजिए, देखिए आपके अपने जो एलाई हैं चाइना, उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी इस्लामाबाद में आने से मना कर दिया इस वक्त, क्योंकि आपकी स्टेट तकरीबन डिसफंक्शनैलिटी की ओर जा रही है। जो कॉन्फ्लिक्ट आपकी फौज के बीच में, नवाज शरीफ साहब के बीच में, इमरान खान साहब और क्वादरी साहब के बीच में है, ये डिसफंक्शनैलिटी को आप जो है हमारी तरफ नहीं, आप हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, इसको हमारी तरफ नहीं मोड़ सकते। तो ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है, मैं समझता हूं ये बहुत एक बख्शी साहब, एक मिनट हमारे साथ चूंकि एयर मार्शल AK सिंह साहब भी जुड़े हुए, हमको लगता है उनकी प्रतिक्रिया भी जोड़ के पाकिस्तान चलेंगे। AK सिंह साहब, क्या ये लिमिटेड वार की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? जी, मुझे तो लगता है कि अगर स्थिति को सुधार में नहीं आने दिया गया और इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से वक्तव्य आते रहे, तो ये धीरे धीरे एक लिमिटेड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस लिमिटेड वॉर में किसका ज्यादा नुकसान होगा, किसका कम नुकसान होगा, इसको अगर आप सोच के चलेंगे तो दोनों ही देश न्यूक्लियर नेशंस हैं। थ्रेशोल्ड हर देश की कभी ना कभी तो पहुंचेगी, और भारत एक ऐसा देश है जिसने पहले भी कह रखा है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। लेकिन हमारे पास जो जब भी आयुध की बात होती है तो इतना आयुध है, और पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ बिल्कुल नहीं है। ये तो जग जाहिर बात है कि पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। तो क्या एक नेशन जो न्यूक्लियर नेशन जरूर है और जरूर वो डैमेज पहुंचाएगा हिंदुस्तान को भी। वेलकम बैक। आज हम पाकिस्तान और भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी लिमिटेड वॉर
के खतरे पे कि लिमिटेड वॉर हो सकती है नहीं हो सकती। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया पे लिमिटेड वॉर की बात हो रही है, तो लेकिन पूरा जो दुनिया का मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, उस पर यह बात हो रही है कि एक पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई और भारत के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी जो हैं उनको अमन का, पीस का नोबेल प्राइज़ मिल गया है और दोनों इसको शेयर करेंगे। तो ये अब सवाल बहुत अहम है कि एक तरफ पाकिस्तान और भारत जो है उसमें जंग की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो नोबेल प्राइज़ जो है उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो इस पर जनरल कयूम साहब, इस पर क्या बात आप करेंगे कि एक तरफ मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइज मिल रहा है, नोबेल प्राइज मिल रहा है, दूसरी तरफ हम आपस में लड़ाई की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने मेरा जो पहला पॉइंट था उसी से मैं आगे जाऊंगा और ये पॉइंट उसी से लिंक्ड है। मैं बात कर रहा था कि 21वीं सदी है और इसमें हमें आगे जाना है और हमने अपने लोगों के फलाह की काम करना है। हम लिमिटेड वार की बात नहीं कर रहे, हम न्यूक्लियर की भी धमकी नहीं दे रहे, एब्सोल्युटली नहीं दे रहे, चूँकि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एक कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास और वो उसके दिफा के लिए हमारी सोवरेनिटी एट स्टेक होगी, तो हमें अपने दिफा के लिए हर एक्शन करने का हक है। हम ये कह रहे हैं, हम किसी के खिलाफ उस वेपन को इस्तेमाल करने के इरादा नहीं, और अल्लाह करे वो ऐसा टाइम ना आए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें अगर इकट्ठा रहना है तो बुनियादी मसाइल को हमें एड्रेस करना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। देखिए, मैं एक बात, नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो इंडिया के ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के एक स्टेचर के लीडर थे और मैं उनको विजनरी मानता हूँ। मैंने उनकी आज एक स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने दो सिर्फ मैं लाइनें पढ़ूंगा। कश्मीर शुड डिसाइड क्वेश्चन ऑफ एक्सेशन बाय प्लेबिसाइट एंड रेफरेंडम अंडर इंटरनेशनल ऑस्पिसेस सच एज दोज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और आगे एक जगह उन्होंने कहा, इफ आफ्टर ए प्रॉपर प्लेबिसाइट द पीपल ऑफ कश्मीर सेड वी डू नॉट वांट टू बी विद इंडिया, वी आर कमिटेड टू एक्सेप्ट दैट, वी विल एक्सेप्ट इट दो इट माइट पेन अस, we will not send any army against them, we will accept them however hurt we might feel about it, we will change the constitution if necessary। नो ये चीजें हैं, तो बीजेपी की हुकूमत है ना इंडिया में। हामिद मीर साहब, ये कांग्रेस के लीडर को लगता है समझना चाहिए हामिद मीर साहब, वो उनके कायदे आज़म है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आई एम श्योर कि दे विल ऑनर दैट कमिटमेंट और उसी के ऊपर बात करके हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जैसे ही इन्होंने नेहरू का वक्तव्य पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नेहरू की कश्मीर नीति को खारिज करते रहे हैं, बल्कि सरदार पटेल की जो नीति थी उसे आगे बढ़ाते रहे हैं। तो मौजूदा वक्त में जिस जगह पे हम खड़े हैं, आप ही ने जिक्र किया, दोष आज पीस का नोबेल मिला है, दूसरी तरफ लिमिटेड वार की दिशा में है। हम यहाँ पर अब आखिरी हिस्से में चुकी हैं। ये सवाल कादियान साहब हम आपसे शुरू कर रहे हैं, बड़ा छोटा जवाब चाहेंगे इस पर, चूंकि वहाँ पर भी जवाब लेना है। क्या दोनों देशों की परिस्थिति लिमिटेड युद्ध की दिशा में ही बढ़ रही है और बढ़ेगी? दोनों की पॉलिटिकल सोशल इक्वेशंस वैसे ही हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। लिमिटेड वॉर के लिए भारत को कोई दिलचस्पी नहीं है, पाकिस्तान में कोई क्षमता नहीं है। वो पहले 3 बार कोशिश कर चुके हैं लिमिटेड वॉर नहीं होने की। ये तो अगर कोई बोल रहा हो बोगी उठा रहे हैं ताकि दुनिया के लोग डर जाएं जी, ओके, और इंटरवेन करें। देखिए, लगता नहीं है सीज फायर वायलेशंस के प्रोवोकेशन के साथ आज तक कोई लिमिटेड वॉर या कोई वॉर नहीं शुरू हुआ। 2001 में पार्लियामेंट के विरुद्ध हमला किया आतंकवाद ने। हम यहाँ से हम देखिए लाइन कटे उससे पहले हामिद मीर साहब, लिमिटेड वार की स्थिति भी नहीं बनेगी, लेकिन जिस तरीके से हम सिर्फ आपका कमेंट चाहेंगे यहाँ पर, जरा विशेषज्ञों को ना रहिए जी, हम ये चाह रहे हैं कि जरा आप बताइए नजरिया क्या कहता है दोनों देश के बीच की ये स्थिति, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार की स्थिति इस नोबेल पीस के साथ आगे बढ़ सकती है क्या? देखें, मेरा ये ख्याल है कि अगर एक पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई और एक इंडियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं कैलाश सत्यार्थी, अगर वो एक पीस का नोबेल प्राइज शेयर कर सकते हैं, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इससे निकलें और अपने फ्यूचर की तरफ देखें, और हमें भी एक पीसफुल फ्यूचर जो है उसे एक दूसरे के साथ शेयर करने पर बातचीत करनी चाहिए। और पाकिस्तान और इंडिया ने बातचीत बंद की हुई है, तो जब बातचीत शुरू होगी
तो मेरा ख्याल है इन मसाइल का हल निकलेगा। आज वैसे आप और हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी बातचीत कर रहे हैं। अच्छा हो अगर हमारी दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी बातचीत शुरू करे। क्या ख्याल है? नहीं, हम यहाँ पर बिल्कुल मैं पूरा एग्री करता हूँ। बिल्कुल ये बातचीत होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल जो भारत के भीतर लगातार है कि तो क्या उस नोबेल पीस प्राइज का मतलब ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच या आतंक और हिंसा के बीच ये बातचीत होनी चाहिए। ये सवाल लगातार चीजों को उलझाए हुए हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, हम यहाँ चर्चा खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट थे और हमारे साथ यहाँ भी जो बैठे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा यहीं खत्म कर रहे हैं इस भरोसे और आशा के साथ। जी चौधरी साहब आप अपनी बात। मैं ये बात कह रहा था कि इसका मतलब है कि दोनों ममालिक के दरमियान में इतना कुछ और पॉजिटिव भी है जिसको अगर दोनों मुल्क चाहें तो उसको वो सोर्स कर सकते हैं और आपस में